हेलो दोस्तों, आइए हम सब आज जीएस में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट, जिसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। उसमें पहला टॉपिक आपका है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे और तत्पश्चात अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पढ़ेंगे और यह हम जानेंगे कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है और ऐसा क्यों। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें पढ़ना है इस टॉपिक को। भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, किस चिड़िया का नाम है। जबकि इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था कि अर्थव्यवस्था जो पढ़ा जाएगा वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जहाँ तक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अर्थशास्त्र शब्द का उद्बोधन करने वाले पहले व्यक्ति हैं चाणक्य जी, जिन्होंने चाणक्य जो क्या कहते हैं नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और उनके अंतिम शासक घनानंद जी थे। तो घनानंद जी के ये आप हुआ करते थे महामंत्री, और ऐसे कंडीशन पर जब उनको घनानंद जी अपने यहाँ से निकाल देते हैं तो वो जो है घनानंद का समूल नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी दिलाते हैं, इसलिए उन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। तो इसके साथ आप ये देखेंगे कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रणाली इतना उच्च कोटि का था कि जिसकी विशेषता उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा था। तो इसलिए अर्थशास्त्र के लेखक की जहाँ तक बात आती है तो उसका अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य / विष्णुगुप्त, जो उनके बचपन का नाम है, और एक उपनाम उनका कौटिल्य है। तो इसलिए कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र का विषय क्या है। तो उसके अंतर्गत ऑप्शन में दिया जाता है समाजशास्त्र से संबंधित है, या क्या कहते हैं राजनीति से संबंधित है, या अर्थ से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आंसर बनता है कि नहीं, चाणक्य के अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो राजनीति विज्ञान से है या राजनीति से है, क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था। लेकिन जिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिस अर्थव्यवस्था को हम पढ़ने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको इसके पहले क्लास में बताया भी था, बड़े अच्छे ढंग से आपको बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है। जबकि प्राचीन अर्थशास्त्री प्रोफेसर एडम स्मिथ माने जाते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। आप 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशंस जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, उसमें बड़े अच्छे ढंग से अर्थशास्त्र के बारे में बताया है, समझाया है। जबकि अर्थशास्त्र के एक अर्थशास्त्री, विशेष अर्थशास्त्री के रूप में प्रोफेसर मार्शल जाने जाते हैं, जिन्होंने कहा अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जबकि प्रोफेसर मार्शल ने कहा नहीं, अर्थशास्त्र कल्याणकारी शास्त्र है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री हमारे प्रोफेसर रॉबिन्सन जी हैं, जिन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र धन एवं कला दोनों है। इस तरह से सर्वमान्य परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्सन की हुई। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था को समझने के लिए किसी भी वस्तु का प्रोडक्ट करने के लिए हमको उत्पादन को समझना होता है। जबकि आपको हमने अर्थशास्त्र में बताया था कि अर्थशास्त्र के 5 विषय क्षेत्र हैं, उसी विषय क्षेत्रों में एक आता है उत्पादन। तो उत्पादन के 5 साधन हैं, उत्पादन के 5 साधन हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे इन 5 साधनों के बीच जो सहयोग होगा
उसी का नाम हम समझते हैं अर्थव्यवस्था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ये उत्पादन के 5 साधन हैं, जिसमें आपको आता है भूमि, दूसरा आता है पूंजी, तीसरा आता है श्रम, चौथा आता है प्रबंध और पांचवा आता है उद्यमी एवं साहसी। उद्यमी एवं साहसी, ये 5 ऑप्शन, ये 5 इसके उत्पादन के 5 साधन हैं। किसी भी वस्तु का प्रोडक्ट करने के लिए आप बड़े अच्छे ढंग से जानते होंगे कि उसके लिए जमीन चाहिए, जमीन के साथ साथ पूंजी चाहिए, और वो भी पूंजी 2 प्रकार की हो, चल अचल, और उसके बाद श्रमिक हो, श्रमिक कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, और उसके बाद इन 3 साधनों के बावजूद इसको मैनेज करने के लिए जो मैनेजर शब्द, मैनेज से मैनेजर बना है, एक प्रबंधकर्ता होना चाहिए, प्रबंधक होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। और उसके बाद जब हमारे पास 4 साधन हो जाते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, तो इस सब के अवयव को पूरा करने के लिए उद्यमी एवं साहसी, एक रिस्क जोखिम उठाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, जो इसका ऑनर होगा, मालिक होगा। और इस तरह से 5 ये उत्पादन के 5 साधन हैं। अगर इसकी परिभाषित किया जाए, इसे उत्पादन के 5 साधन का सहयोग लेते हुए अर्थव्यवस्था का अगर परिभाषा किया जाए, तो उसमें भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, उद्यमी एवं साहसी, ये 5 जो इसके क्या कहते हैं अवयव हैं। इसीलिए इस परिभाषा में लिखा जाता है कि उत्पादन के वे 5 साधन जिनके बीच आपसी सहयोग की भावना निहित हो, और इसी भावना का नाम ही अर्थव्यवस्था है। इसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि आप देखेंगे स्तर के अनुकूल ये कंपटीशन के हिसाब से आपको डिफाइन किया जा रहा है। अब इसमें देखेंगे अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात आती है। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को समझने के लिए अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की चर्चा हम आप करेंगे। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को समझने के लिए इसमें हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। अब आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण बताया गया है। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। आप देखेंगे कि इसका किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत आपका आएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी तरह से दूसरा जो होता है आय के आधार पर वर्गीकरण, आय के आधार पर वर्गीकरण। जबकि तीसरा पार्ट जो होता है इसे हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और ये है आपका तृतीयक क्षेत्र। ये आप देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक एंड प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया गया है। अब इसके अंतर्गत हम आय के आधार पर जो देखते हैं वो विकसित एवं विकासशील के रूप में देखते हैं। विकसित एवं विकासशील, विकसित, और ये आप देख लीजिए यहां लिख दे रहे हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। जबकि इसके अंतर्गत देखेंगे
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि वन खनन, और इसमें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बीमा एवं बैंकिंग, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन एवं जहाजरानी पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अर्थव्यवस्था को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, और उसको समझने के लिए हमें प्रोडक्शन के पास जाना पड़ा। प्रोडक्शन उत्पादन के 5 साधन भूमि पूंजी श्रम प्रबंध उद्यमी एवं साहसी, जिसके लिए मैंने डिफाइन किया कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या हो सकती है। जबकि अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की चर्चा हमने आपसे किया। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, आय के आधार पर वर्गीकरण, और व्यवसाय के आधार पर। यही थोड़ा सा ये आपका व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण है। व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण, और जिसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आते हैं। आइए हम उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम आपको बताना चाहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती कैसे है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इसमें किसी निजी व्यक्ति का अधिकार एवं नियंत्रण होता है। किसी उत्पादन के 5 साधनों पर जब किसी निजी व्यक्ति का अधिकार एवं नियंत्रण होता है, जिसे हम पढ़ते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये देखेंगे कि इसका जो मूल सिद्धांत होता है अधिकतम लाभ कमाने का, इसलिए इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम के स्थान पर इसे अनियंत्रित अर्थव्यवस्था या हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जबकि इसका अग्रकर्ता देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। आपको बताना चाहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। चूंकि किसी भी वस्तु का वो प्रोडक्शन करता है, कोई निजी व्यक्ति जब प्रोडक्शन करता है तो वो अपने हिसाब से मूल्य का निर्धारण करता है। वो समाज के कल्याण को ध्यान में न रख करके वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत ध्यान में रखता है, वो लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है सफलतम है। जैसे लग्जमबर्ग हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, मतलब जो विकसित राष्ट्र हैं वो सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। लेकिन ये पूर्णतः ये नहीं कहा जा सकता कि सारे विकसित राष्ट्र ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। जबकि दूसरी अर्थव्यवस्था आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे जिसको जब डिफाइन किया जाता है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको ये देखने को मिलेगा कि उत्पादन के समस्त साधनों पर, मतलब भूमि पूंजी श्रम प्रबंध उद्यमी एवं साहसी, समस्त साधनों पर जब सरकार का अधिकार एवं नियंत्रण होता है तो इसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि आप जानते हैं इसका मूल सिद्धांत होता है समाज के कल्याण को ध्यान में रख करके मूल्य का निर्धारण करना। और एक चीज, दूसरी चीज ये आपको देखने को मिलेगा कि समाजवाद शब्द की उत्पत्ति जो हुई सोवियत संघ से हुआ है। और जबकि इसको अपनाने वाला जो राष्ट्र है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला राष्ट्र चीन है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि समाजवाद शब्द की उत्पत्तिकर्ता जो है ये आपके कार्ल मार्क्स हैं, जिसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो वो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं कि इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है मैनिफेस्टो, जिसे ईसाइयों का बाइबल भी कहा जाता है। दास कैपिटल को ईसाइयों का बाइबल कहा जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि समाजवाद शब्द की उत्पत्तिकर्ता कार्ल मार्क्स हैं, जो सोवियत संघ से मिलते जुलते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर कार्य करने वाला या अग्रकर्ता देश आपका चाइना है। अब आपको यहीं से थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा होगा कि जो अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं अपनाता, वो समाज के कल्याण को ध्यान में रख करके मूल्यों का निर्धारण करता है। और उसका मूल उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, समाज के हितों को ध्यान में रखना। अब आप सोच लीजिए कि वो राष्ट्र जो विश्व का नंबर 1 का जनसंख्या वाला राष्ट्र है और वो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाता है, तो आप फिर भी अंदाजा लगाइए कि किस तरह से वो विकसित राष्ट्र के अंतर्गत आया। जबकि हमारे भारत देश की तरह वो भी पहले विकासशील राष्ट्र था,
लेकिन उन्होंने अपने 2-3 जो मेन फैक्टर बनते थे, जो हमारे क्या कहते हैं व्यवसाय पर या प्रोडक्शन पर या हमारे आय के साधन पर प्रभाव डालते थे, तो उससे जो है उन निपटारा करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाए। उनका मूल उद्देश्य था वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, तो वो कार्य पर बहुत ही जोर देते हैं। अब उसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए आपका, कि आपके यहाँ का बना मोबाइल आप जानते हैं उसकी कीमत कितनी है। इंडिया का बना मोबाइल आपको ही कितना महंगा मोबाइल मिलता है, लेकिन चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि मोबाइल की इतनी बड़ी भरमार कर दिया कि, और समझ लीजिए कि जो आपको 20,000 में मिलना है वो चाइना बना करके आपको 5,000 में दे देता है। तो अब आप देख लीजिए कि उसके अंदर कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और उसका मेन रीजन है कि वो काम में ही विश्वास करता है और अपनाता समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि उसका मूल उद्देश्य है सबको एक साथ लेकर चलने की। समाजवादी शब्द ही ऐसा है कि सबको एक साथ लेकर चलने का एक मूल मंत्र हो जाता है। जबकि आप तीसरी अर्थव्यवस्था देखेंगे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो डिफाइन किया जाता है कि उत्पादन के कुछ साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार एवं नियंत्रण होना चाहिए, और कुछ साधनों पर क्या कहते हैं सरकार का अधिकार एवं नियंत्रण होना चाहिए। उसका मूल उद्देश्य होता है समाज के कल्याण को ध्यान में रख करके मतलब लाभ के सिद्धांत पर कार्य करना, मतलब सामाजिक हित को भी ध्यान में रखा जाए और लाभ भी कमाया जाए, ये दोनों बातें एक साथ, इसीलिए इसका नाम मिश्रित अर्थव्यवस्था दिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला अग्रकर्ता देश वो भारत देश है, और भारत के साथ और इसके जितने पड़ोसी राष्ट्र हैं वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। अब कभी कभी बात ये उठती है कि सर अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत अपना लेता तब क्या फर्क पड़ता, या समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना लेता तब क्या फर्क पड़ता। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया है, और क्या कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का अग्रकर्ता देश चीन तो है, लेकिन उत्पत्तिकर्ता देश सोवियत संघ है। अब उस समय 2 महाशक्तियां काम करती थी, विश्व में 2 महाशक्तियां होती थी, एक तो क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में आज रूस के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जो कंडीशन थी, अगर भारत के लिए बहुत बैड कंडीशन थी। देश के आजाद होने के बाद संसाधन तो थे हमारे पास, लेकिन अर्थ नहीं था जिससे हम अपने पूरे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पाते। तो ऐसे कंडीशन पे अर्थशास्त्रियों ने, जो आर्थिक सलाहकार थे प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने मतलब उन्हें क्या कहते हैं सलाह दिया कि ऐसा नहीं ऐसा किया जाए, और उसी तरह से इन लोगों ने सोचा कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाते हैं तो कहीं रूस ना मुझसे नाराज हो जाए, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाते हैं तो कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ना नाराज हो जाए। चूंकि आर्थिक मदद विश्व बैंक की मदद से होती थी, जिसमें दोनों देशों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। जैसे आप जानते हैं कि यूएनओ के 5 राष्ट्र अस्थायी राष्ट्र हैं, जिसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और क्या कहते हैं ये आपका ब्रिटेन, फ्रांस और क्या कहते हैं सोवियत संघ और चीन, ये 5 अस्थायी राष्ट्र हैं, और जिसमें पांचों की सहमति होना जरूरी है। यही रीजन है कि ये दोनों देशों से बने रहने के लिए अपनी स्थिति को, चूंकि सोवियत संघ इसका अभिन्न मित्र रहा है शुरू से लेकर के आज तक, और ये जो है यूएनओ में मेन बॉडी के रूप में काम करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों देशों की बात रह जाए, कुछ बात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, कुछ बात समाजवादी अर्थव्यवस्था की। इस कंडीशन से निपटने के लिए इन लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, और इसका अग्रकर्ता देश भारत देश है। फिर बात आती है आय के आधार पर वर्गीकरण। आय के आधार पर हम आपको बताते हैं कि आय के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया वो विकसित और विकासशील। जबकि शॉर्टकट में अगर इसे डिफाइन किया जाए तो जो औद्योगिक रूप से अगड़े हुए देश हैं, जो पूर्ण रूप से अपने देश को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना लिए हैं, विकसित हो चुके हैं, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जबकि जो इसके लिए प्रयासरत हैं, औद्योगिक रूप से आगे जाने के लिए प्रयासरत हैं लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसे विकासशील राष्ट्र कहा जाता है, विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये विकसित अर्थव्यवस्था है। और जैसे कि हमारे अर्थशास्त्रियों ने आंकड़ों के आधार पर 2004 में इन लोगों ने जो आंकड़ा दिया, वर्तमान समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस समय था कि जो राष्ट्र 8500
2565 अमेरिकी डॉलर से अगर प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो विकासशील राष्ट्र के अंतर्गत आएंगे, और अगर इससे ऊपर होगी तो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से आंकड़ों के आधार पर भी इसे डिफाइन कर दिया गया। जबकि व्यवसाय के आधार पर आप देखेंगे कि व्यवसाय के आधार पर प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, मतलब व्यवसाय के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया, जिसमें प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वन, खनन, मतलब आपके पास कुछ नहीं है तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक भूभाग में, भूगर्भ में बहुत कुछ ऐसे हैं जो हमारे रोजी रोटी के लिए साधन बन सकते हैं। तो इस तरह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वन, खनन आते हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बीमा एवं बैंकिंग आती है। आज आपको ये बता देना चाहते हैं कि बीमा एवं बैंकिंग में कितना अंतर है। बीमा 5 लाख के ऊपर की बात करता है, ऋण देने का काम वो बड़े से बड़े ऋण दे सकता है, मतलब, और जबकि बैंकिंग जो है अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण देने की स्थिति में ही नहीं होता है। तो अल्पकालिक ऋण जो है, जैसे बैंकिंग में एसबीआई वगैरह हैं कि 1 लाख से 3 लाख के बीच में, फिर 3 लाख से 5 लाख के बीच में, फिर 5 लाख से ऊपर के ऋण को जो है प्रदान करती है 10 लाख के बीच में। लेकिन इसके ऊपर जब, चूंकि जो फाइनेंशियल कंपनी है जिसे हम बीमा कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उसके पास ग्राहक अधिक होते हैं, उसका प्रोडक्शन अधिक होता है, उसके पास अर्थ अधिक होते हैं, इसलिए वो बड़ा सा बड़ा लोन या बड़ी से बड़ी सहायता दे सकता है। इसलिए वो भी एक व्यवसाय करता है जिसे हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जानते हैं। जबकि तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन एवं जहाजरानी आता है, जिसमें आप परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आदान प्रदान जिस साधन के द्वारा किया जाता है उसे हम परिवहन कहते हैं। जबकि जो जलयान के माध्यम से हमारे एक देश से दूसरे देश के बीच जो उद्योग धंधे फलीभूत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जहाजरानी के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये तीनों वर्गीकरण उत्पादनों के साधनों के स्वामित्व के आधार पर जो हमने बताया, उसके भी अलग अलग तरीके बताए। और इसमें ये भी आप ध्यान देंगे कि जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो इसे सुनहरे मार्ग वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इसे हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। क्योंकि सरकार जब कोई चलाती है तो सरकार को ये देखना पड़ता है कि कहीं ये समाज हमसे नाराज तो नहीं हो रहा है, मतलब समाज हित में है या नहीं है, तो उसका वो पूरा ध्यान में रखती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का अध्ययन हम लोग पूर्ण रूप से करते हैं।